हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे एक ऐसे मर्डर केस के बारे में जिसे आज 15 साल बाद भी सॉल्व नहीं किया जा सका। 15 साल पहले एक घर में 4 लोग रहते थे। आरुषि तलवार, उसके माँ बाप और नेपाल का एक नौकर। रात में खाना खाने के बाद सब अपने अपने रूम में आराम से सो जाते हैं, लेकिन सुबह उठते ही देखते हैं कि उनकी बेटी अपने बेड पर मरी पड़ी थी। माँ बाप आरोप लगाते हैं कि नौकर मारकर भाग गया है, लेकिन एक दिन बाद नौकर घर की छत पर मरा हुआ मिलता है। इसके बाद शक माँ बाप पर चला जाता है और आज 15 साल बाद भी पुलिस ये नहीं पता लगा पाई कि मर्डर किसने किया था। आइए अब शुरू से समझते हैं इस केस को। आरुषि तलवार, जो कि दिल्ली में 24 मई 1994 को पैदा हुई थी। आरुषि के घर में बस उसके डैड राजेश तलवार, जो कि एक डेंटिस्ट थे, उसकी मॉम नुपुर तलवार, वो भी एक डेंटिस्ट थी, और एक स्टे होम वर्कर हेमराज बंजाड़े रहता था। और हेमराज को छोड़कर इस घर में एक और काम करने वाली आती थी, जो ज्यादातर घर में झाड़ू पोछा मारती थी। इनका नाम था भारती मंडल। वो रोज सुबह 6 बजे घर की सफाई करने आती थी, और जब सुबह भारती घर में आती थी तो हर दिन हेमराज उठकर घर का दरवाजा खोल देता था। आरुषि राजेश और नुपुर की इकलौती बेटी थी, और उसके मॉम डैड उसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि आरुषि बहुत कठिनाइयों के बाद पैदा हुई थी। आरुषि के पैदा होने से पहले राजेश और नुपुर को प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो रही थी, और 5 साल ट्राई करने के बाद उन्हें बच्चा नहीं हो रहा था। इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो IVF ट्राई करेंगे। जिन्हें नहीं पता, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक मेडिकल प्रोसीजर है, जिसमें बॉडी से बाहर एग्स को स्पर्म से फर्टिलाइज किया जाता है एक टेस्ट ट्यूब में। ये प्रोसीजर बहुत टाइम कंज्यूमिंग और बहुत एक्सपेंसिव होता है, लेकिन वो लोग फाइनेंशियली बहुत स्टेबल थे, और आरुषि के पैदा होने पर वो लोग काफी खुश थे। ये घटना नोएडा के जलवायु विहार अपार्टमेंट के मकान नंबर L32 की है, और ये हत्याकांड 15 मई 2008 से 16 मई 2008 के बीच की है, इसलिए ये दोनों डेट्स याद रखना। तो अब हम शुरू करते हैं 15 मई 2008 से। आज आरुषि तलवार का लास्ट दिन था दिल्ली पब्लिक स्कूल में, क्योंकि कल से गर्मियों की छुट्टियां पड़ने वाली थी, इसलिए आरुषि बहुत खुश थी, और वो अपने स्कूल के लास्ट दिन के लिए निकल जाती है, और नुपुर और राजेश भी अपने क्लिनिक के लिए निकल जाते हैं। रात को सब लोग घर में डिनर करते हैं। खाना खाने के बाद राजेश और नुपुर आरुषि के रूम में जाते हैं, क्योंकि 9 दिन बाद उसका बर्थडे था, इसलिए उसे एक अर्ली गिफ्ट के तौर पर सोनी का DSC W130 कैमरा देते हैं। और कैमरा मिलने पर आरुषि बहुत खुश थी। इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग जो लास्ट फोटो इस कैमरे में क्लिक की गई थी वो 10:10 पर थी। कैमरा देने के बाद राजेश और नुपुर अपने रूम में चले गए। राजेश रात 11 बजे अपने रूम में अपने लैपटॉप पर काम कर रहे थे, और उन्होंने नुपुर को राउटर ऑन करने के लिए कहा। इंटरनेट राउटर आरुषि के रूम में लगा हुआ था। नुपुर आरुषि के रूम में आई और चुपचाप राउटर ऑन करके चली गई। इस वक्त आरुषि अपने रूम में चेतन भगत की एक नॉवल द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पढ़ रही थी। इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग राजेश तलवार ने लास्ट टाइम लैपटॉप में ईमेल्स वगैरह भेजने और इंटरनेट पर सर्फ करने के लिए इंटरनेट रात 12:08 पर यूज किया था। फिर वो भी सो गए। इसके बाद 16 मई 2008 को जो हुआ वो जानने से पहले मैं आप लोगों को आरुषि तलवार के घर का नक्शा समझा देता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तलवार्स के घर में 3 बेडरूम थे, जिसमें से एक बेडरूम राजेश और नुपुर तलवार का था, और दूसरा बेडरूम आरुषि तलवार का था, और तीसरा हेमराज बंजाड़े का था। और इस घर में अंदर आने का बस एक ही रास्ता था, लेकिन उस रास्ते में दरवाजे 3 थे। सबसे पहला दरवाजा जो कि धक्का मारकर खोला जा सकता था, उसके बाद दूसरा दरवाजा जिसमें बाहर से ताला लगा सकते थे, और फिर घर में अंदर जाने का तीसरा दरवाजा जो कि लकड़ी का था। और इन दरवाजों में जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि पहले और दूसरे दरवाजे के बीच में एक दरवाजा था जो कि हेमराज के रूम के लिए खुलता था, लेकिन पुलिस इंस्पेक्शन के बाद ये पता चला कि ये दरवाजा काफी दिनों से बंद था, और इस दरवाजे के आगे घर का सामान लगा हुआ था, इसलिए ये दरवाजा ब्लॉक था। और इसके अलावा हेमराज के रूम में ही एक और दरवाजा था जो कि अंदर घर के लिए खुलता था, तो हेमराज इसी दरवाजे का इस्तेमाल करता होगा अंदर बाहर जाने के लिए। अब आपने तलवार्स के घर का नक्शा समझ लिया है, तो अब आपको आसानी से समझ आएगा ये केस। तो हम लोग 16 मई 2008 की सुबह तक पहुंच गए थे। अब सुबह करीब 6 बजे भारती मंडल ने तलवार्स के घर की बेल बजाई। इससे 6 दिन पहले ही वो काम पर लगी थी, और पिछले 6 दिनों में हर रोज हेमराज ही दरवाजा खोलता था, लेकिन आज किसी ने दरवाजा नहीं खोला। फिर भारती ने दूसरी बार बेल बजाई, लेकिन फिर भी दरवाजा नहीं खुला। इसके बाद भारती ने तीसरी बार बेल बजाई, और तब नुपुर तलवार वहाँ पर आई। उन्होंने सबसे अंदर का लकड़ी वाला मेन गेट खोला और दूसरे वाले दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ी, पर उन्होंने भारती से कहा कि दरवाजा बाहर से लॉक्ड है, और भारती से पूछती है कि हेमराज कहाँ गया, तो भारती बोलती है मुझे नहीं पता, मैं तो अभी आई हूँ, शायद वो दूध लेने गया होगा। फिर नुपुर ने भारती को 5 मिनट वेट करने के लिए कहा जब तक हेमराज वापस नहीं आ जाता, लेकिन भारती को और जगह भी काम करने जाना था। तो भारती ने नुपुर को कहा आपके पास एक्स्ट्रा चाबी होगी, वो आप बालकनी से नीचे फेंक दो, मैं नीचे जाकर चाबी लेकर दरवाजा खुद ही खोल लूंगी। नुपुर ने चाबी फेंकने के दौरान हेमराज को फोन लगाया। अब इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। हेमराज के फोन पर रिंग
भी गई थी और किसी ने फोन उठाया भी था, लेकिन 2 सेकंड बाद काट कर स्विच ऑफ कर दिया और वो फोन आज तक किसी को नहीं मिला। और इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जब पुलिस ने नुपुर के फोन को ट्रैक किया तो इस हेमराज के फोन को ढूंढा तो उन्हें ये पता चला कि जब ये कॉल कट हुई थी तब हेमराज का फोन इसी बिल्डिंग में था। अब नुपुर बालकनी से चाबी फेंकती है और भारती चाबी लेकर ऊपर आती है और जैसा कि मैंने पहले बताया था, पहला दरवाजा धक्का मारने से ही खुल जाता था, लेकिन बीच वाला दरवाजा देखते ही भारती शॉक्ड हो जाती है क्योंकि चाबी की तो जरूरत ही नहीं थी, गेट पर बस कुंडी लगी हुई थी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस दूसरे गेट की कुंडी के बारे में समझा देता हूँ। ये गेट ऐसा था जिसकी कुंडी तो बाहर थी और उसे अंदर से हाथ डालकर भी लगाया जा सकता था। भारती की एंट्री के दौरान राजेश तलवार भी सोकर उठ चुके थे और उन्होंने लिविंग रूम में आकर देखा तो डाइनिंग टेबल पर एक दारू की बोतल रखी हुई थी जिस पर खून के निशान थे। राजेश ने नुपुर से इसके बारे में पूछा तो नुपुर भी शॉक्ड हो गई। तभी नुपुर ने जल्दी से आरुषि के रूम को चेक करने के लिए बोला। आरुषि के रूम का गेट सेल्फ लॉकिंग था जो कि अंदर से तो खुल सकता था लेकिन बाहर से सिर्फ चाबी से ही खुल सकता था। और आरुषि का डोर लॉक करने के बाद नुपुर हमेशा चाबी अपने बेड के सिराने रखती थी, लेकिन आज राजेश जैसे ही आरुषि के रूम की तरफ भागते हैं तो देखते हैं कि रूम का दरवाजा तो खुला पड़ा है और जैसे ही वो रूम के अंदर घुसते हैं तो उन्होंने देखा कि आरुषि की बॉडी उसके बिस्तर पर मरी पड़ी है, उसकी बेडशीट और उसके गले पर खून के निशान थे। ये देखकर राजेश जोर जोर से रोने लगे और अब तक नुपुर भी वहां आ चुकी थी, पर नुपुर ये सब देखने के बाद वहां कुछ सेकंड्स के लिए शॉक्ड होकर खड़ी रही। तभी भारती अंदर वाले तीसरे दरवाजे से अंदर आई और उसने ये सुना कि राजेश और नुपुर रो रहे थे। भारती आरुषि के रूम की तरफ जाती है, तभी नुपुर बाहर आई और भारती को पकड़कर आरुषि के रूम में ले गई और नुपुर उससे बोलती है, देखो ये हेमराज क्या करके चला गया है। दोनों ही पेरेंट्स ने आरुषि के मर्डर के लिए बस हेमराज को ही ब्लेम करा। तभी भारती भागकर बाहर जाती है और पड़ोसियों को बताती है आरुषि बेबी का किसी ने खून कर दिया है और ये इस केस की सबसे बड़ी गलती थी या कोई साजिश, कुछ भी हो सकता है। भारती ने क्राइम सीन पर सारे आस पड़ोसी इकट्ठे कर लिए और वीरेंद्र सिंह नामक सोसाइटी के गार्ड ने पुलिस को बुला लिया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस वालों ने देखा कि लगभग 15 लोग लिविंग रूम में खड़े थे। 5 से 6 राजेश और नुपुर तलवार के रूम में थे और आरुषि के रूम में कोई नहीं था। जिस क्राइम सीन पर मर्डरर्स के सारे सबूत तुरंत पुलिस को मिल सकते थे, जिस क्राइम सीन पर आउटसाइडर्स को कदम तक नहीं रखना चाहिए था, इतनी भीड़ ने उस क्राइम सीन की धज्जियां उड़ा दी थी और फिंगरप्रिंट्स और सारे सबूत तहस नहस हो चुके थे। पुलिस के आते ही राजेश तलवार ने पुलिस से बोला कि हेमराज खून करके भाग गया है, उसे जल्दी से जल्दी अरेस्ट करो। और राजेश तलवार ने ये भी बोला था कि मैं खुद 25,000 रुपए दूंगा अगर पुलिस उसे नेपाल जाकर तुरंत पकड़ ले तो। अब पुलिस ने भी अपनी तरफ से कहानी बना ली कि रात में शराब पीकर नौकर हेमराज ने आरुषि के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और आरुषि ने विरोध किया तो वो उसे मारकर भाग गया। इस थ्योरी के बेसिस पर पुलिस ने ओपन एंड शट केस बताया, हेमराज पर 20,000 का इनाम रख दिया और पुलिस की एक टीम नेपाल के लिए रवाना हो गई। और पुलिस ने फिंगरप्रिंट्स, आरुषि के कपड़े और बेडशीट वगैरह सब फॉरेंसिक वालों को हैंडओवर कर दिया और आरुषि की बॉडी सुबह करीब 8:30 बजे पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को छत की ओर जाती हुई सीढ़ियों पर खून के धब्बे मिले, लेकिन छत का दरवाजा बंद था। तो पुलिस वालों ने राजेश तलवार से चाबी मांगी। चाबी ढूंढने के लिए राजेश काफी देर तक अपने रूम में ही रहे, पर कोई भी चाबी लेकर नहीं आया। और सीबीआई की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जब पुलिस वाले से बाद में पूछा गया कि पहले दिन ही छत पर क्यों नहीं चेक किया, तो उसने ये बोला कि छत के गेट के पास बहुत गर्मी थी, इसलिए मैं ज्यादा इंतजार किए बिना ही नीचे चला गया था। 17 मई 2008 राजेश और नुपुर तलवार आरुषि के मर्डर के एक दिन बाद राजेश और नुपुर अस्थियां बहाने के लिए हरिद्वार निकल गए और पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी। एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के गौतम, जो कि क्राइम सीन पर किसी की रिक्वेस्ट पर आए थे, उन्होंने सीढ़ियों पर पड़े हुए खून के धब्बों को सीरियसली लिया और चाबी न मिलने पर छत के दरवाजे का ताला तोड़ दिया। छत पर पहुंचते ही पुलिस वालों ने देखा कि वहां सूखे खून में एक बॉडी पड़ी हुई थी। एंड फर्स्ट पार्ट के लिए अभी इतना ही है। इसका कंक्लूजन सेकंड पार्ट में है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इसलिए सेकंड पार्ट जल्दी ही आएगा। तब तक के लिए अगर आपको मेरी मेहनत दिखी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड कमेंट में इस केस से रिलेटेड जरूर लिख देना कुछ। सी यू सून, बाय, टेक केयर।